नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम फिर हाजिर हैं अपने साप्ताहिक सर्वे इंडिया का मूड लेकर। देश में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। हर पार्टी के अपने अपने वादे और दावे हैं। इन सबके बीच देश जानना चाहता है कि अब की बार किसकी सरकार। इसीलिए हम हर शुक्रवार सर्वे के जरिए आपको दिखाते हैं इंडिया का मूड। ये सर्वे इंडिया न्यूज और पोल स्टेट का साझा प्रयास है। इस सर्वे में हफ्ते के सबसे गर्म मुद्दे और अहम सवाल उठाए जाते हैं। इस हफ्ते के बड़े सवाल है, क्या गरीबों के लिए 72,000 रूपए सालाना देने के राहुल गांधी के ऐलान से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा? गरीबों के लिए कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा? और जनता की नजर में बड़े चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? चुनाव से जुड़े और भी बड़े सवाल हम उठाएंगे। इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। इनके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजीव तिवारी, कांग्रेस विश्लेषक शुभ्रांशु राय और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सर्वे का पहला सवाल और उस पर इंडिया का मूड। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट सर्वे का पहला सवाल है, क्या राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 रूपए सालाना देने के ऐलान से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? इस सवाल पर 10.30% लोगों ने फिलहाल कोई राय जाहिर करने से मना कर दिया, जबकि 29 के गरीबों को 72,000 रूपए सालाना देने के ऐलान से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। इस सवाल पर 10.30% लोगों ने फिलहाल कोई राय जाहिर करने से मना कर दिया, जबकि 29.90% लोगों का मानना है कि इससे कांग्रेस को यकीनन फायदा होगा। 15.40% लोगों को लगता है कि राहुल के इस ऐलान से कांग्रेस को थोड़ा फायदा तो जरूर होगा, जबकि 44.40% लोग मानते हैं कि राहुल के इस वादे से कांग्रेस को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो सीधे चलते हैं हमारे गेस्ट के पास और सबसे पहले मैं चलूंगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। राजपूत जी, आधे आधे में बटा हुआ है ये पूरा मामला। ऐसा लगता है कि अगर हाँ और थोड़ा बिल्कुल को अगर मैं जोड़ देता हूं तो उसके बाद 45% के आसपास पहुंच जाता है ये पूरा मामला, कि लोग ऐसा मानते हैं कि शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है। 44% लोग बोल रहे हैं कि हाँ जरूर फायदा होगा, 44 से 45% के बीच। और अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पर हाँ यकीनन और हाँ थोड़ा, तो वो 30% है और 15% है। तो ऐसे में बराबर बराबर का मामला छूटता है ये। आपको नहीं लगता कि ये राहुल गांधी का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और इसमें भी बराबरी का मुकाबला छूट रहा है? तो लोगों को ठीक से ये पूरा मामला कम्युनिकेट नहीं हो पाया है, आप बता नहीं पाए हैं लोगों को ठीक से कि आखिर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। दीपक भाई, सहमत हूं आपसे, बहुत जल्दबाजी है। पिछले एक हफ्ते में ये बात आई है और एक हफ्ते में जिस तरीके से बाकी सारी बातें हुई हैं, अब आगे आने वाले में अगर एक हफ्ते के अंदर 45% लोगों ने कहा है कि हाँ और आंशिक फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर अगले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या इसके बारे में जब जानकारी पूरी आ जाएगी आप सारी जनता के पास, तो ये आंकड़ा आपका बहुत बढ़ जाएगा। और हमें मालूम है आज की डेट में कि हमने जितने भी वादे आज तक किए हैं जनता से, वो सारे के सारे जनता से वादे पूरे किए हैं। चाहे हमने गरीबी हटाने की बात के साथ में, चाहे हमने प्रथम हरित क्रांति की बात की हो, प्रथम हमने दुग्ध क्रांति की बात की हो, बैंक के नाम राजाओं का प्रिसीवर्स खत्म करके बैंकों। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने गरीबी हटाने की बात करी थी, क्या गरीबी हट गई? इंदिरा जी का बड़ा फेमस नारा था ये, क्या गरीबी हट गई? हाँ जी जी जी। दीपक भाई, ये कोई और लोग पूछे तो खैर मतलब मुझे जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आप जैसा जो विद्वान शख्स है वो इस बात को पूछे तो समझ में नहीं आता। मैं आपको बता देता हूं कि 1970 में जो जनसंख्या थी उस हिसाब से गरीबी बहुत कम हुई। सच्चाई है, आज जितनी जनसंख्या, अगर आप 2004 से 2014 का आंकड़ा लें तो 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। और ये जो वर्तमान स्कीम है, इसमें हमारा काम है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एक दिन में गरीबी ना तो हट सकती है, और सच्चाई दूसरी सबसे बड़ी ये भी है कि जिस प्रकार से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस हिसाब से आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है और जिस तरीके से हमारे पैमाने बदले हैं, 1970 की जो गरीबी का पैमाना अगर आप आज ले लीजिए तो कोई भी गरीब नहीं है, अगर आप 1970 की गरीबी का पैमाना लेते हैं। लेकिन अगर आज की गरीबी का पैमाना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये गरीब हैं जिनको कि हम ऊपर लाना चाह रहे हैं। आज हम यही तो बात कह रहे हैं कि 12,000 रुपए पर मंथ इनकम होनी चाहिए। क्या 1970 में हम कहते थे कि 12,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए? 1970 में तो ये पैमाना दूसरा था। ठीक है नुपुर,
इस पायलट प्रोजेक्ट पर पहले भी काम किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में 500 रुपए एक महिला और पुरुष को और 150 रुपए बच्चों को दिए गए। तो क्या कारण है बीजेपी ने मिनिमम यूनिवर्सल बेसिक ट्रांसफर स्कीम से परहेज किया और इसको कांग्रेस ले उड़ी? ऐसा क्या कारण है? हमने परहेज नहीं किया, हमने सवाल उठाए। सबसे पहले राजपूत जी कहते हैं कि अभी स्कीम के सारी की सारी जो डिटेल्स है आई नहीं है। आपने बिना डिटेल के स्कीम ही अनाउंस कर दी। वाह, मतलब कि आपकी नीयत में खोट है। दूसरी बात, आपने ये कहा राजपूत जी कि हमने सारे वायदे पूरे करे। भाई साहब, 50 साल में तो गरीबी हटाओ का नारा का वायदा पूरा नहीं कर पाए आप, तो कितना आप पूरा कर लेंगे? ये इससे साबित होता है कि सिर्फ एक परिवार की गरीबी हटी है और उनकी अमीरी आई है। एक गरीब किसान रॉबर्ट वाड्रा नामक इंसान की, जो गांधी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, दामाद है सोनिया गांधी के, सिर्फ उनकी गरीबी हटी है। बाकी सब तो गरीब जो है वो है। लेकिन अब असल एक चीज आती है, राजपूत जी ने बहुत बड़ी दीपक जी ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आंकड़े दिए। मैं आपको जरा 2-3 चीज बता दूं। आपने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर हम ऐसे लोग लाए थे। यूपीए 1 की सरकार के अधीन इन्होंने मैनिपुलेशन किया था। इन्होंने यूएन के आंकड़े लेके बीपीएल का डेफिनेशन चेंज करके ये अनाउंस किया था। और आपको याद होगा दीपक जी, उस टाइम आप भी पत्रकार तो मैं भी राजनीति में थी, कि भाई ऐसा है कि दिन में $50 अ डे से ऊपर जो कमा रहा है, मतलब उस जमाने में 22 से 23 रुपए जो कमा रहा है, वो बीपीएल के ऊपर आ जाता है। मतलब लगभग 650 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो आप अमीर हो गए, बीपीएल के आप ऊपर आ गए। अगर इस आंकड़े मैनिपुलेशन से अगर आप गरीबी हटाएंगे तो थैंक यू सो मच। अब स्कीम की डिटेल पे आ जाती हूँ। पहले राहुल गांधी अनाउंस करते हैं 12,000 महीना, शाम को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझसे टीवी पे कहते हैं 6,000 रुपए महीना, अगले दिन सुबह दूसरे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं 12,000 रुपए महीना, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं 72,000 रुपए महीना, सालाना नहीं। तो ये तो मुझे वैसी स्कीम में स्कैम नजर आ रहा है कि भैया 72,000 रुपए अगर 12,000 रुपए महीना कह रहे हैं तो 1,44,000 हुआ, तो आप 72,000 रुपए कैसे कह रहे हैं? या तो आपका ये स्कैम है कि 72,000 रुपए शायद हम दे दें, बाकी 72,000 रुपए गरीब किसान जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा को दे देंगे, क्योंकि आपने सिवाय स्कैम के कुछ इस देश को दिया नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो ये कह रही है 2030 तक इस देश से गरीबी हट ही जाएगी। तो आप कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? 7th पे कमीशन कहती है कि महीने का मिनिमम वेज इज 18,000 रुपीज, तो आप 12,000 के आंकड़े के हिसाब से दे रहे हैं। और आज की तारीख में कोई भी हाउस होल्ड में इंडस्ट्रियल लेबरर की फैमिली इंक्लूडेड ऐसा कोई है नहीं जिसको 12,000 रुपए से कम मिलता है। तीसरी बात, वही आधार जिसका आपने पार्लियामेंट में विरोध किया था और सर्वोच्च न्यायालय में भी विरोध किया था, उसी के तहत डीबीटी हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया है। जिस डीबीटी के तहत आपने ये स्कीम अनाउंस करी बिना किसी डिटेल्स के, आपने खुद ही आज आपने मान लिया कि आपको स्कीम की डिटेल्स नहीं पता। तो मैं आपको बात बता दूं, जिस डीबीटी आधार की आप बुराई करते हैं, उस डीबीटी आधार के हिसाब से तो अभी की वर्तमान सरकार 15,000 रुपए दे ही रही है, हर परिवार में दे रही है। ठीक है। और हर बैंक अकाउंट राजपूत जी, तो मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। राजपूत जी, आपने ये समझाया कि 3.5 लाख रुपए आप कहां से उठाएंगे, क्योंकि अभी की सारी योजनाएं, जिसमें से 130 में से 55 योजनाएं जो एक्चुअली परिवार को बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट करती अरे इसको चुप करेंगे आप तब तो मैं कुछ बोलूंगा ना दीपक भाई। इस तरीके की जो रामायण नुपुर, ठीक है नुपुर, यही अगला काउंटर सवाल मेरा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपके अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो कहते हैं धमाका होगा, वो कहते हैं कि हम 6,000 रुपए महीना यानी 72,000 रुपए सालाना लोगों को देंगे जिनकी इनकम अगर 12,000 से कम है तो उनकी बेस लेवल को 12,000 लाएंगे। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आप बाकी के डिटेल चिदम्बरम जी से पूछ लीजिए। मतलब राहुल गांधी जी को ही पता नहीं है कि वो स्कीम को कैसे लॉन्च करेंगे। चलिए, उनको पता नहीं है, मैंने मान लिया। सुरेंद्र सिंह राजपूत बताएं कि स्कीम को कैसे लॉन्च किया जाएगा पूरे देश भर के अंदर। 2 लाइनें में बताएं मुझे, ताकि गरीब समझ पाए कि वाकई में आप कोई ब्लफ नहीं खेल रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं। दीपक भाई, जब हम कोई योजना लाते हैं तो उसको ब्लफ कहा जाता है, जब प्रतिपक्ष कोई अपनी योजना लाता है तो उसको ब्लफ कहा जा रहा है। नहीं, मैं ब्लफ नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 15 लाख रुपए से लेके बाकी सारे जुमले करती है, तो भटकाइए मत। आप बताइए कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा, कैसे उसकी बेस इनकम डिसाइड होगी। बता देता हूं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं दीपक।
मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो अब मेरे को बोल लेने दीजिए। मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही। चलिए खत्म कर, बोलिए आप। दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, अंदाजे से जवाब दे रहा हूं मैं आपको। एक बात तो नूपुर जी ने इतनी ज्यादा रामायण कर दी कि उसका कोई कहने का फायदा नहीं है। ये लोग चुनावी रणनीति, राजनीति जो भी बात करते हो करते रहें, लेकिन हमारी योजना गरीबों के लिए है, 5 करोड़ परिवारों के लिए है, 25 करोड़ लोगों के लिए है। हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि इसको लेकर के हमारे पास पूरी योजना है और इस पूरी योजना का हम काम कर रहे हैं। और रही बात पैसा कहां से आएगा, तो इस चीज को हम पहले से बता दें कि पैसा उस जगह से आएगा जो अनिल अंबानी सहित सारे अडानी और अंबानियों की जेब में आदरणीय नरेंद्र मोदी ये रामायण मुझे नहीं चाहिए, ये रामायण मुझे नहीं चाहिए। पैसे को हम उनकी जेब से निकालेंगे और वो पैसा हम देंगे। दूसरी बात, रणदीप सुरजेवाला भी एक्सप्लेनेशन देने आए। क्या आपको समझ में आया है कि ये स्कीम कैसे लॉन्च होगी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये निश्चित है और ये बहुत स्पष्ट है कि मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे अभी तक आपकी आवाज नहीं सुन रही थी। आप एक मिनट में रुक जाइए। उमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप भी कन्वीनियंटली सुनते हैं और कन्वीनियंटली सुनना बंद कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले कोई घोषणा की है कि वो ये करेंगे, तो वो जो करने की वो उन्होंने ऐलान किए है, तो उनको पहले वो पुल तो आने देना चाहिए कि वो सरकार में आए या सरकार का हिस्सा बने नई सरकार का। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो सटीक होगा उस समय की उनको कसौटी पर खरा उतारा जाए। सवाल ये है कि योजना इंप्लीमेंट कैसे होगी। सरकार में आए, सरकार में वो योजना को इंप्लीमेंट करे, वो बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा चिदम्बरम जी से पूछ लीजिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या आप समझ पाए कि योजना कैसे इंप्लीमेंट होगी? मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा टेक्निकल मामला है। इसमें इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इन्वॉल्व है। इसमें राज्य इन्वॉल्व है, जिनको राज्य की मशीनरी को इम्प्लीमेंट करना है। इसके तमाम तरह के दाव पेच है। इसलिए इस निष्कर्ष पर ये पहले ही पहुंच जाना कि ये फेल हो जाएंगे, ये जल्दबाजी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर उन्होंने कोई वादा किया है, और मुझे लग रहा है कि अगर वो वादे पर खरा नहीं उतरते, तो उनको पता है कि 2019 के चुनाव के कुछ दिन बाद असेंबली के इलेक्शंस होंगे, और अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करने में 2019 में वो इम्प्लीमेंट तो तब करेंगे ना जब वो सरकार में आए। पहले तो यही कंफ्यूजन है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सरकार में आने के बाद जाहिर सी बात है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका रोडमैप क्या है मुझे बताइए। कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 लाइन में बताइए, मुझे भी भाषण नहीं चाहिए। इसमें एक चीज है कि संसाधन कहाँ से बटोरेंगे, तो उन्होंने उसका एक मोटा खर्च जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। आप सरकार में बिठा रहे हो, जिस तरीके उमाकांत जी, हम जैसे ही हम सरकार में बैठेंगे, आदरणीय दीपक चौरसिया जी, जैसे हमने मनरेगा इंप्लीमेंट की थी, जैसे हमने 72,000 करोड़ की कर्ज माफी इंप्लीमेंट की थी, उसी तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए हर साल देश के अमीरों के माफ किए जाते हैं, एनपीए और बाकायदा वो टैक्स। ये सुरेंद्र सिंह जी, आपको भी नहीं पता कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रैट सर्वे का दूसरा सवाल है, गरीबों की सहायता करने में इनमें से कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा। इस सवाल के जवाब में 57.70% लोगों की राय है नरेंद्र मोदी, जबकि सर्वे सैंपल के 23.60% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी गरीबों की सहायता करने में बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे। 2.70% लोग प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं, जबकि 1.40% लोग इसके लिए अखिलेश यादव, 2.60% लोग ममता बनर्जी और 4.80% लोग अरविंद केजरीवाल को बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा 4.20% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, और 3% लोगों को इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं है। यानी हमारे सर्वे में सबसे ज्यादा 57.70% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों की सहायता करने में सबसे बेहतर पीएम हैं और आगे भी साबित होंगे। और चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से इनमें से कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, ये हमारा अगला सवाल है। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रैट सर्वे का तीसरा सवाल है, चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से इनमें से कौन ज्यादा भरोसेमंद है। इस सवाल के जवाब में 55.90% लोगों की राय है नरेंद्र मोदी, जबकि
23.20% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। इनके अलावा 3.50% लोगों का मानना है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से प्रियंका गांधी ज्यादा भरोसेमंद हैं, जबकि 1.70% लोग अखिलेश यादव, 1% लोग ममता बनर्जी, 4.50% लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया है। इसके अलावा सर्वे में 4.30% लोग कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं दिखे और 5.90% लोगों की राय है इनमें से कोई नहीं। यानी हमारे सर्वे में सबसे ज्यादा 55.90% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। तो क्रेडिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, चाहे गरीबों की सहायता हो या चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो, नुपुर शर्मा जी, प्रियंका गांधी 5% से भी कम पर हैं। इस रैंकिंग को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका मैं तक कहूंगी कि उनकी बहुत डिलेड एंट्री है पॉलिटिक्स में, मे बी उसकी वजह से। लेकिन मैं कुछ और आना चाह रही थी। बहुत आपने जो 2 सर्वे दिखाए, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे ऊपर कोई ना बोले, इससे साफ जाहिर होता है कि आप ये तो कह रहे हो गरीबी हटाएंगे और 50 साल भी बाद भी कह रहे हो और हम इतने पैसे दे देंगे। भैया 70 साल की आपको सरकार चलाने का मौका मिला, खाते तो खोले नहीं बैंक तक में, 34 करोड़ खाते तो हमारी, ये तो कह रहे हो गरीबी हटाएंगे और 50 साल भी बाद भी कह रहे हो और हम इतने पैसे दे देंगे। भैया 70 साल की आपको सरकार चलाने का मौका मिला, खाते तो खोले नहीं बैंक तक में, 34 करोड़ खाते तो हमारी सरकार आने के बाद खुले। इंडिया न्यूज पोलस्ट्रैट सर्वे का चौथा सवाल है आपके लिए, इनमें से कौन सा चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा है? सर्वे में 19.20% लोगों ने माना है कि उनके लिए पाक प्रायोजित आतंकवाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 16.40% लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को, 0.30% लोग राफेल को, 11.80% लोग न्यूनतम आय गारंटी को और 17.60% लोग भ्रष्टाचार मुक्त छवि को बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। इसके अलावा 3.50 लोगों ने नोटबंदी को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया, जबकि 14.40% लोगों का कहना है इनमें से कोई नहीं, और 16.80% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा 19.20% वोटरों के मुताबिक पाक प्रायोजित आतंकवाद और 16.40% वोटरों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा इस चुनाव के बड़े मुद्दे हैं। और आइए देखते हैं अगला सवाल, जो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि चुनावी मुद्दे क्या हैं ये अंततः जनता को डिसाइड करना है, लेकिन जनता हार और जीत भी डिसाइड करती है। उसके बारे में हमारा सर्वे क्या कहता है, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक टक्कर कैसी होगी, आइए वो देखते हैं। इंडिया न्यूज पोलस्ट्रैट सर्वे का 5वां सवाल है, क्या स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हरा पाएंगी? इस सवाल के जवाब में 29.20% लोग कहते हैं हाँ यकीनन। 9.30% लोगों को लगता है हाँ कुछ हद तक, जबकि 6.20% लोगों की राय है कुछ हद तक नहीं, जबकि 32.40% लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगी। इसके अलावा 22.90% लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा 32.40% लोगों का कहना है कि अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को नहीं हरा पाएंगी। प्रोफेसर संजय तिवारी जी, अगर मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा या पब्लिक के लिए सबसे बड़ा रेलिंग पॉइंट आपकी नजर में क्या है? क्योंकि हमारा सर्वे कहता है कि पाक प्रायोजित आतंकवाद अगर ये है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की पिच को बड़ा करने की कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये ठीक स्ट्रैटेजी है चुनाव के लिहाज? देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है दीपक भाई कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के 2 मुद्दे हैं जो 2 परस्पर संबंधित हैं, वह है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। अगर इन दोनों के परसेंटेज को आप जोड़ लेंगे तो यह लगभग हो जाता है 35% से ज्यादा।
जब 35% लोग इन दोनों चीजों से राय रखते हैं और साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो मोदी जी का नारा है, तो मुझे लगता है स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे लगातार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी अपने प्रत्येक रैलियों में जिस राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीयता की भावना की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, देश की जनता ने उनके मुद्दों के ऊपर लगातार मुहर लगा दिया है। होगी जनता और विकास की बात, तभी निकलेगी राजस्थान। दिल्ली में कौन सी पार्टी लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी, इस पर आते हैं। यह हमारा अगला सवाल है और इसके क्या जवाब है। बीजेपी को 45.10। दिल्ली में कौन सी पार्टी लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी, इस पर आते हैं। यह हमारा अगला सवाल है और इसके क्या जवाब है। बीजेपी को 45.10% लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 45.10% लोगों का मानना है कि बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस के लिए मात्र 16% लोग और आम आदमी पार्टी के लिए 10% लोग। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो 12% लोग, और कह नहीं सकते, ये मानना है लगभग 17% लोगों का। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि गठबंधन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप और कांग्रेस पार्टी में? आपको क्या लगता है? ऐसा है दीपक जी कि ये तो कांग्रेस और इनको तय करना है। हमारे लिए तो गठबंधन हो तो भी इनकी हार सुनिश्चित है और गठबंधन न हो तो हार सुनिश्चित होगी। तो इसीलिए हमें इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात ये पूरे देश में और खासकर दिल्ली में भी जनता जो है इस गठबंधन की वास्तविकता को जानती है। ये एक तरह की भ्रांति है और स्वार्थों पर आधारित ये गठबंधन बनाने की कोशिश है जो पूरे देश भर के में कांग्रेस को देखकर हुआ है। और जिस ढंग से, मुझे तो बड़ा आश्चर्य, कभी मैं समझता हूं इसका एक विश्लेषण होना चाहिए कि किस ढंग से कांग्रेस को विपक्षी दलों ने ही किनारे लगाया है। अगला सवाल है कि क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा, इस पर लोग क्या सोचते हैं? हाँ, यकीनन होगा। ये 26.50% लोगों का मानना है। हाँ थोड़ा, ये 21.10% लोगों का मानना है। बिल्कुल भी नहीं, ये 26.10% लोगों का मानना है। और कह नहीं सकते, ये 16.30% लोगों का मानना है। इसके बाद जो हमारा सवाल है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पिछले हफ्ते काफी एज लेने की कोशिश की थी कि हमारे यहाँ एक सेलिब्रिटी शामिल हो गया है, वो सेलिब्रिटी थी सपना चौधरी। क्या सपना चौधरी के यू टर्न से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? हाँ यकीनन, ये 17.20% लोगों का मानना है। थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये 17.20% लोगों का मानना है। बिल्कुल भी नहीं, ये 46.30% लोगों का मानना है। और कह नहीं सकते, ये 18.90% लोगों का मानना है। के शर्मा जी, यहाँ पर सपना चौधरी के केस में आप लोगों पर आरोप लगा कि आपने उस पर दबाव डलवाया, मनोज तिवारी से उसको मैसेज पहुंचाया कि आप कांग्रेस पार्टी बिल्कुल न ज्वाइन करें। वो डर गई और उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे तो यही बात वो करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्यों आपको सपना चौधरी जैसी एक कलाकार पर दबाव डलवाने की जरूरत पड़ी? ऐसा है, कांग्रेस इसके सिवाय बोलेगी क्या? हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया। सपना चौधरी का मेरी समझ में ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हम पर भाजपा का कोई दबाव है, हम पर कोई नहीं। जो अंदर खाने की खबर है कि मनोज तिवारी ने उनसे बात की, मनोज तिवारी उस दिन उनसे मिले, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, मनोज ने कहा कांग्रेस बिल्कुल मत ज्वाइन करो। दीपक जी, आप भी जो है मीडिया की दुनिया के एक सेलिब्रिटी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सेलिब्रिटी रहे हैं आप इस, क्या आपको कोई दबाव डालकर ऐसा कह सकता है कि आप इसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए? नहीं, ये चलता तो है राजनीति में शर्मा जी। अगर रियलिटी हम माने तो ये सब कुछ राजनीति में चलता है। लेकिन ये कोई रियलिटी नहीं है दीपक जी, इसमें कोई सत्यता नहीं है। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस अब सेलिब्रिटी सीकिंग हो गई है? आपको गोपाल शेट्टी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो आप उर्मिला मातोंडकर को ढूंढ के लाए। गोपाल शेट्टी वहां के एक जमीनी नेता है। आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसे ग्लैमर फेसेस के सहारे जाकर अपनी चुनावी वैतरणी पार लगा सकता है? ये कहीं गलत स्ट्रैटेजी तो नहीं है आपको, या ग्राउंड लेवल पर नेता नहीं बचे आपके पास? दीपक भाई, एक सवाल तो आपको करना चाहिए कि ये सारे लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे उभर के आ चुकी है। 3 राज्यों के नतीजे आपके सामने हैं।
आप अगर ये जो आप स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहे हैं, अगर आप उन नतीजों के खिलाफ देखें तो ये जमीनी हकीकत नहीं है। और अगर आप तेलंगाना का नतीजा भी देख लें, जहां इनकी 5 सीटें होती थी, 1 सीट पे आ गए। राहुल गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़े तो क्या कांग्रेस दक्षिण में मजबूत होगी? कह नहीं सकते। ये 21.40% लोगों का मानना है। हाँ, यकीनन ये 29.20% लोगों का मानना है। हाँ थोड़ा, ये 21.70% लोगों का मानना है। और बिल्कुल भी नहीं, ये 27.70% लोगों का मानना है। अगला सवाल, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इनमें से किसके पास सबसे बेहतर प्लान है? इसमें भी सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 56.10% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में सबसे बेहतर प्लान रखते हैं। 18.50% लोग मानते हैं राहुल गांधी के पास प्लान है। मात्र 2.10% लोग प्रियंका गांधी के पास प्लान बताते हैं। अखिलेश यादव 1.90% लोगों की पसंद है। ममता बनर्जी 1% से भी कम लोगों की पसंद है। अरविंद केजरीवाल 7.80% लोगों की पसंद है। इनमें से कोई नहीं, 4.70% लोगों की पसंद है। और कह नहीं सकते 8% लोग हैं। सबसे पहला सवाल खान साहब, राहुल गांधी को क्या दूसरी सीट से भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी? हम सुन रहे थे केरल से वो लड़ने वाले हैं, फिर कभी सुना पड़ा कर्नाटक से लड़ने वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, या आप कहेंगे कि सिर्फ अमेठी से ही लड़ेंगे? जी, दीपक भाई, इस सवाल का मैं बड़ी खुशी से जवाब दूंगा, मगर मुझे हैरानगी होती है जब राहुल जी के संदर्भ में सवाल उठता है कि 2 सीटों से लड़ सकते हैं, तो सबके सब ऐसे सवाल करते हैं कि भैया 2 सीटें लड़ने की क्या जरूरत है। जब मोदी जी 2 सीटों से लड़ेंगे तब तो वाह भाई वाह, क्या चाणक्य नीति है, सचमुच धन्य हो, ऐसी ऐसी बातें हो रही। अच्छी बात है, ये तो हमारी राजनीतिक जो हमारा संविधान है और हमारा जो इलेक्टोरल कानून है इजाजत देता है 2 सीटों से लड़ने के लिए किसी भी कैंडिडेट को। और अगर आपने खुद देखा, आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया, केरला के लोग, कर्नाटका के लोग और हमारे और राज्यों के वर्कर्स भी चिट्ठियां लिख लिख के राहुल जी से गुजारिश करें कि आप यहां से भी चुनाव लड़िए। तो इसमें तो भैया बड़ी खुशी की बात है। ये तो दिखाता है कितनी विश्वसनीयता है, कितना प्रेम है लोगों के दिल में उनके प्रति। जो है घबराएंगे ये बात देख के। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7वां सवाल, क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा? इस सवाल पर एक बार फिर से आएं ताकि हम इसका विश्लेषण कर सके। इसमें लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि 26% से ज्यादा लोग मानते हैं हाँ यकीनन, 21% से ज्यादा लोग मानते हैं हाँ थोड़ा, यानी 26 और 21% को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है लगभग 47% के आसपास, 47% से ऊपर। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस अपना रही है, खान साहब शायद इस सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन से एग्री ना करें, वो आपके लिए चुनाव में आगे चल के या आगे चल के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इक्वेशन में आपके लिए मुश्किल डाल सकती है? दीपक जी देखिए, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, ये सब अपनी आस्था का विषय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न क्या होता है, जब आप चुनाव के समय में चुनावी हिंदू बनते हैं और चुनावी भक्त बनकर आप जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तब उसको देश की जनता जो है बखूबी समझती है। क्योंकि देश की जनता को 2 प्रश्नों का जवाब कांग्रेस से चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि यही कांग्रेस पार्टी आज जिस अयोध्या में प्रियंका गई हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम काल्पनिक हैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा एफिडेविट जमा किया था और एफिडेविट जमा करके कहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और आज भी देखिए, मैं आपको एक बड़ा सीक्वेंस बताना चाहता हूं। अयोध्या जो है, नेहरू जी कभी नहीं गए, इंदिरा जी गई या नहीं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के वहां पर कहीं नहीं गई, ये बिल्कुल सत्य है। राजीव गांधी गए, हनुमानगढ़ी गए, लेकिन उस रामलला के उसमें नहीं गए कभी भी। राहुल गांधी गए, हनुमानगढ़ी गए, लेकिन राम जन्मभूमि में वहां पर स्थल पर नहीं गए। प्रियंका भी आज हनुमानगढ़ी गई, लेकिन वो राम जन्मभूमि की उसमें नहीं गई। तो आज ये जो बात कांग्रेस एफिडेविट जो दे रही थी कि भगवान राम वहां काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इनकी खानदानी सोच है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और आज एक बयान भी शायद आपके पास अभी आया नहीं है या आने वाला, मैंने सुना है क्योंकि अभी एक डिबेट में था तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने उसको स्वीकारा है वहां पर कि उन्होंने कहा प्रियंका जी ने कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूं
क्योंकि वो स्थल विवादित है, मामला कोर्ट में है। भगवान राम विवादित नहीं है मैडम, मतलब भगवान राम विवादित नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, उसको आप भगवान रामलला को विवादित मत बनाइए। खान साहब से जवाब ले लेते हैं। खान साहब, क्या प्रियंका गांधी के इस बयान के बारे में आपको जानकारी है? अंदर कुछ है, आत्मा में कुछ है, और जिस ढंग से अपमान भगवान राम का इन लोगों ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, इसके लिए कांग्रेस को क्षमा माननी चाहिए। खान साहब बताइए, क्या वाकई में वो जगह विवादित है या राम विवादित है? क्या कहना चाहती है प्रियंका गांधी? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि के शर्मा जी यहां पे आके एक पार्टी के अलावा एक पूरे धर्म के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उन्हें शोभा नहीं देता। हर धर्म जो होता है एक निहायती पर्सनल चीज है। आपने शुरुआत बड़ी सही की थी, मैं आपकी शुरुआती वाली बात से बिल्कुल अग्रीमेंट में था कि लोगों की आस्था जो होती है, श्रद्धा जो होती है, लोगों के मन में होती है, और जो राजनीतिक रोटियां आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सही बिल्कुल नहीं है। मैं वकील होने की हैसियत से मैं दो लीगल पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये के शर्मा जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने ये कहा वो कहा। सर, आपको पता है जो पूरा जमीन जिसका अधिग्रहण हुआ है अयोध्या की, जिसको आज आपकी सरकार एफिडेविट डाल रही है, कह रही हाँ सही हुआ है, अब हमें दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से जो कह रही है, वो किसने किया था एक्विजिशन? वो धारा जो थी, जो एक्ट थी, वो किसने लगवाई थी? वो सारी की सारी जमीन। टेक्निकल बात तो मत जाइए, मैं बहुत लंबा डिस्कशन कर सकता हूं। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं, जरा पुख्ता करिए। जो एफिडेविट आपने वहां दूसरी बात पे आते, मैं एक और बात इनकी पुख्ता कर देता हूं। अरे सुनिए ना, आप क्यों बौखला जाते हैं? किसी और के आवाज सुनकर क्यों डर जाते हैं? अरे जब जनता निकाल फेंकेगी तो कैसे चिल्लाओगे? टीवी चैनलों पे कोई फायदा नहीं होता है चिल्लाने से। हकीकत ये है, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है, जाके अपने सीएम से पूछो कि वहां पे इजाजत लेना पड़ती है क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है, और पूछो अपने सीएम से क्या इजाजत दी कि नहीं। कोई नेता जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जानकारी है नहीं, बैठकर टीवी चैनलों पे झूठे बयान देते हो। उधर लोगों को मत भटकाइए। अरे जनता तुम्हें माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। आपने कहा कि भगवान, अरे भटकाना तो कोई आपसे सीखे। फेल सरकार, हर वादे पे फेल हुए हो, हर आंकड़े पे फेल हुए हो, जहां बैठ के झूठी बयानबाजी करते हो।